Good afternoon, sir. बात नहीं करो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, अभी कुछ खास डिस्कशन नहीं हुआ था। हम लोग अभी प्रोग्राम एक इफ का प्रोग्राम लिख के दिखा रहे थे और फॉर का लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो while n is equal to y, सॉरी डू while लिखते हैं जी, while लिखते हैं सी में। और यहाँ पे कुछ काम करना है और यहाँ पे कुछ काम है। जैसे मान लो हम डेटाबेस में एंट्री करना चाहते हैं, डेटा सेव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम है मेरा। हाँ, वो कहाँ बात नहीं आ रहा है? नहीं, अब यहाँ कस के बोलते हैं तो यहाँ भी कस के आवाज आता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ वर्क है, वर्क नंबर 1, वर्क नंबर 2, या बोलो इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, ऐसा। ठीक है, ऐसा लिखता जाएगा। इसका मतलब कि आपने, हाँ ठीक है, यहाँ पे फिर हम लिखते हैं एक्सेप्ट डू यू वांट टू कंटिन्यू, टू टू कंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे लिखते हैं इन डू। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक वाई रख दे रहे हैं और कंट को एक्चुअली नहीं, काउंट नहीं लिखेंगे, एएनएस लिखेंगे। हम लोग ऑलरेडी एएनएस में वैल्यू रखे हैं और उसी को कंपेयर किए हैं, तो दैट एएनएस विल बी हियर। ठीक है, और हम यहाँ पे एएनएस को वाई के साथ चेक कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लो स्मॉल वाई दिया तब बिलिंग होगा, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अपर। ठीक है, अगर स्मॉल वाई कोई दिया तो उसको अपर करके तब कंपेयर करेगा कैपिटल वाई से। ठीक, ये भी हमारा एक लूप हुआ, और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक हम वाई देते रहेंगे, जब तक हमसे पूछेगा। तो यहाँ पे नंबर तो फिक्स नहीं है, कितनी बार चलेगा ये नंबर फिक्स। ठीक है, कि डू वाइल अपर एन एस वाई, इसको हम रन कराएं तो क्या होगा, टोटल मार्क्स। अच्छा, ठीक है, सेटअप ऑफ नहीं किए थे तो पहला वाला वाई आया है, सेटअप ऑफ कर देंगे तो वाई नहीं आएगा। वर्क 1 वर्क 2 ऐसा स्टेटमेंट 1 आएगा। वी वांट टू कंटिन्यू, हम लिखते हैं यस, फिर हमारा लूप जो है कंटिन्यू हो गया। जब तक वाई देते रहेंगे तब तक हमारा लूप कंटिन्यू होता रहेगा। और जब हम स्मॉल वाई दे रहे हैं, हम कैपिटल वाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये अपर होके हो जा रहा है, जब जब वो हमारा कंडीशन ट्रू मिलेगा तब तक ये लूप कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हम बोल देते हैं नो,
लिख देते हैं n, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा कि हमारा वो जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। ये जो कंडीशन है ठीक है, क्लियर है। और कुछ फॉर लूप में, अब लूप में और क्या प्रोग्राम बन सकता है। तुम नंबर दो, उसका टेबल प्रिंट हो कर चुके हो तुम लोग। अगर तुम कोई रेंज दो 1 से 500 के अंदर ऑड इवन प्राइम नंबर प्रिंट किया जाए, वो भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये काम कर सकते हो कि स्टार का ट्रायंगल बनाना है या पिरामिड जैसा बनाना है, ये सारा का सारा काम भी हम लूप से ही करते हैं। मतलब हम स्टार का पिरामिड बनाना चाहें या स्टार स्टार किसी कैरेक्टर को यूज करके, मान लो स्टिक है तो स्टिक से ट्रायंगल बना दिया, एक स्टिक, उसके नीचे 2 स्टिक, उसके नीचे 3 स्टिक, उसके नीचे 4 स्टिक, उसके नीचे 5 स्टिक, ऐसे करते करते हम सबसे नीचे वाले में 10 स्टिक होगा, एक स्टिक और 10 स्टिक। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर मेरा सेम है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनेगा, ठीक है। और इसको हम ऐसा करें कि एक स्टार, उसके नीचे 2 स्टार, उसके नीचे 3 स्टार, उसके नीचे 4 स्टार, ऐसे बनता जाएगा तो हमारा वो आइसोलेशन वाला ट्रायंगल टाइप का बनेगा, ठीक है। वो ट्रायंगल हो गया। या फिर इस तरह का बहुत सारा लूप प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, उस तरह का आकृति बना के, ठीक है। सी जब शुरू होगा तुम लोग को, जो सी पढ़ाया जाएगा तो उसमें ऐसा ही प्रैक्टिस कराते हैं। बेसिक में ट्रायंगल बना के ना, हाँ तो ऐसे ही होता है। जब तक तुम वर्कआउट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा लॉजिक नहीं समझ में आएगा और वो स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो क्यों बेसिक में कर दियो तो फॉक्सर में नहीं करोगे ऐसा बात तो नहीं है। हाँ, करोगे तो सीखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को? मेरे अमित, तुम लोग को कोई दिक्कत? देवेंद्र, नो साकिब? सर, नो सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट सिंटैक्स भी समझ में आ गया। अगर हमको लगातार कुछ लाइन प्रिंट करना है तो क्वेश्चन मार्क वाला जो प्रिंट कमांड है हमको हर लाइन के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे साथ एक और ऑप्शन है कि जब बहुत ज्यादा लाइन हमको प्रिंट करना हो तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करके टेक्स्ट इन टेक्स्ट यूज करेंगे, टेक्स्ट और इन टेक्स्ट, और उसके उस बॉडी में जो लिख दोगे सब प्रिंट हो जाएगा, बगैर प्रिंट कमांड के। जैसे देखो, हम लोग यहाँ पे इन्फिनाइट लूप ले लिए हैं, ठीक है, और टेक्स्ट इन टेक्स्ट के बीच में हम लोग ये कर दिए हैं और यहाँ पे चॉइस पूछ रहे हैं, इंटरव्यू चॉइस, चॉइस 1 2 3 कुछ दोगे। यहाँ पे जो चॉइस दोगे उसको स्विच केस को यूज करके या इफ को यूज करके हम ये प्रोग्राम रन करा सकते हैं। अगर तुम 1 दिए हो तो हम ये वाला प्रोग्राम रन करा देंगे, ऑड इवन वाला। अगर तुम 2 दिए हो तो लीप ईयर वाला, 3 दिए हो तो प्राइम नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये काम कर सकते हैं, एकदम वही काम है। यहाँ पे चॉइस 1 है मतलब ऑड इवन, तो ऑड इवन में कितना लाइन का प्रोग्राम होगा? ऑड इवन में पहला लाइन तुम नंबर मांगोगे, दूसरा लाइन में इफ से उसको इवेलुएट करोगे %2 लगा के, ठीक है। तीसरा लाइन में इवेलुएट करने वाले इफ के बॉडी में प्रिंट कर दोगे कि इवन है, इसमें लिखोगे ऑड है, इंडिप कर दोगे। ये 4 लाइन का प्रोग्राम, 4 लाइन का यहाँ पे लिख देना है। चॉइस 1 के नीचे हमारा ऑड इवन रन करने लगेगा, ठीक है। ऐसे ही सारा का सारा प्रोग्राम हमारा रन। कुछ बोले क्या? ये ना, हाँ स्टार लगा दिए, मतलब इसको हम क्या बना दिए हैं? कमेंट बना दिए। कमेंट 3 तरीके से बनेगा, कैसे कैसे है?
तीसरा तरीका डबल एम्परसेंड साइन, डबल एम्परसेंड साइन, एम्परसेंड साइन ना उल्टा एस जैसा, छुटका एस उल्टा वाला, हाँ एंड वाला साइन जो एम्परसेंड है, वो एम्परसेंड जो है वो साइन अगर दो लगाते हो तो उससे भी हमारा वो कमेंट बन जाता है। और वो सबसे अच्छा है क्या, एक लाइन में ही अगर कुछ पार्ट हमारा जो है, कुछ पार्ट हमारा कमांड है और कुछ पार्ट कमेंट लगाना है। मान लो हम लिखे हैं केस चॉइस बराबर 1, ठीक है, और यहीं पे हमको लिखना है कि, तो हम ऐसे करेंगे एम्परसेंड इट विल रन if choice is 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार देंगे तब भी नहीं काम चलेगा, नोट लिखेंगे तब भी नहीं काम चलेगा। यहाँ पे क्या करें, एक ही लाइन में कुछ पोर्शन जो है वो रनेबल है, एग्जीक्यूटेबल है, और कुछ पोर्शन जो है हमारा वो क्या है, कमेंट है। तो इसके लिए हम वर्जन यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद था हमारा रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट वाला तो हम तुमको यहाँ तो इंट्रोडक्शन था, इसके बाद रिपोर्ट का अलग से बनाए थे पीपीटी। तो रिपोर्ट मतलब क्या होता है, बिल्कुल डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन रखा गया है उसी इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मेटेड रूप में हम उसको डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल फॉर्म होगा, ठीक है। और उस फॉर्मेट में हम डेटा कहाँ से रिट्रीव करेंगे, डेटाबेस से, क्योंकि लिस्ट और ब्राउज जैसा कमांड जो है वो फॉर्मेटेड में हम चाहे कैसा दे वैसा तो नहीं दे सकता, वो तो पहले से डिसाइडेड है कि कैसा रिपोर्ट देगा वो। वैसा जो लिस्टिंग है ब्राउज का हो चाहे लिस्ट का हो, वो हमारे रिपोर्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक रिपोर्टिंग टूल चाहिए, हम रिपोर्ट बना सकें जहाँ पे कि हम कुछ मैसेज प्रिंट कर सकें, हेडिंग प्रिंट कर सकें, और जिस कॉलम को हमको बोल्ड करना है, बड़ा करना है, क्योंकि हमारा ये डॉट बेसिस पे सब फैसिलिटी नहीं है इसमें, लेकिन 2.6 विंडोज वाला में ये सारी फैसिलिटी है। मतलब हम हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर दिए, बोल्ड कर दिए, है ना, फॉन्ट चूज कर दिया अलग से, तो हमारा रिपोर्ट अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक। तो रिपोर्ट क्या कितने तरह का है, फॉस्टर में 2 तरह का रिपोर्टिंग है, 2 तरह का, क्यूब रिपोर्ट एंड कस्टम रिपोर्ट। क्विक रिपोर्ट एंड कस्टम रिपोर्ट। क्विक रिपोर्ट क्या है कि जल्दीबाजी में अगर कुछ रिपोर्ट करना है, मतलब हमको डिजाइन नहीं करना है, हमको सिंपल एक तरीके का कुछ आउटपुट चाहिए, तो हमको कुछ नहीं करना है, एक कमांड में काम हो जाएगा मेरा, एक कमांड में काम हो जाएगा, क्विक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे और दोबारा देख लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट है, कुछ बिल बनाना है हमको, कुछ रिसीट पेमेंट करना है, तो रिसीट में नॉर्मली क्या लिखोगे, ऊपर नाम, उसके नीचे एड्रेस, ठीक है। कितना सामान खरीदे उसका पर्टिकुलर यहाँ रहता है, आइटम नंबर 1 2 3 4 5, इधर उसका प्राइस और नीचे टोटल, ऐसे ही रहता है बिल। तो इस तरह का अगर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा तो हमको क्विक से नहीं होगा, क्विक से नहीं हुआ, ये कैसे बनेगा, कस्टम रिपोर्ट से बनेगा। मान लो हम तुम्हारा मार्क्स बनाना चाहते हैं, तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल परसेंटेज सब है डेटाबेस में, हम तुम्हारा रिजल्ट बनाना चाहते हैं, तो हमको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कैसे, हमको कस्टम रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे कि एक पहले वहाँ पे नेम लेके आएंगे, उसका बैच रोल नंबर वगैरह वगैरह रहेगा, और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मार्क्स रहेगा, और उसके बाद टोटल रहेगा, और वहाँ जो डेटाबेस में है सब को उठा उठा के रखेंगे कहाँ कहाँ रहेगा, फिजिक्स का मार्क्स यहाँ, केमिस्ट्री का यहाँ, मैथ का यहाँ, ठीक है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ, टोटल यहाँ, परसेंटेज यहाँ। तो ये हमारा कस्टम रिपोर्ट है, ठीक है। रिपोर्ट कोई भी रिपोर्ट हो, इसमें 3 पार्ट होंगे, पहला हेड या हेडर, बीच वाला डिटेल जो डेटाबेस से आएगा मेरा, और नीचे वाला फुट या फुटर जो हमारा
डेट के लिए, टोटल के लिए, और कुछ स्लोगन के लिए, कुछ टाइटल के लिए, हाँ सिग्नेचर के लिए, ऐसा किसी भी चीज के लिए वो यूज होगा। डेटाबेस से जो मेरा डिटेल रहेगा वो डिटेल पार्ट पे ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो कैसे हम लोग बात करते हैं, तो यूज ईएमपी पीरियड रिपोर्ट REP1, और तो रिपोर्ट देखने के लिए क्या करेंगे, रिपोर्ट फॉर्म, रिपोर्ट फाइल का नाम जैसे RP1। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होगा, FRX। ओके, तो डेटाबेस जो होता है, सबसे पहले जो डेटाबेस जो यूज किया गया था वो था हियरार्किकल डेटाबेस। ठीक है, और उसके बाद तब आया नेटवर्क मॉडल डेटाबेस। नेटवर्क मॉडल डेटाबेस आया, और तब उसके बाद EF बोर्ड जो थे उन्होंने बताया कि भाई ये सारा का सारा जो डेटाबेस आप बता रहे हैं ये हमारा बहुत तरह है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी है, नॉलेज डेटाबेस भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड रेसिपी का एग्जांपल है। तो रिलेशनल डेटाबेस जब कॉर्ड जी ने दिया था तो उन्होंने सेट थ्योरी को या रिलेशनल मैथमेटिक्स को यूज करके उसको डिराइव किया था, उसको बनाया था। उसके पहले वाला कोई भी जो डेटाबेस कंसेप्ट था हमारा DBMS, उसमें कोई किसी तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। क्या वो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, क्या करें, हटा दें? तुम बनो, तुमको ऑनलाइन क्लास में नहीं देख रही थी? हाँ? हाँ, अब आ रहा है आवाज क्लियर? ओके, क्या कह रहे थे? हाँ, तो रिलेशनल मॉडल जो था वो मैथमेटिक्स का था, मैथमेटिकल मॉडल था, और मैथमेटिक्स सबको समझ में आता है, सबको समझ में आता है, सबको पता है। मतलब कहने का मतलब कि हम किसी चीज के आधार पे तुमको समझाएं, या ठीक है, एग्जाम्पल भी कैसे देते हैं हम लोग, मोटरसाइकिल देखे हो ना जी, हाँ वैसे से होता है, समझ में आ जाता है तुरंत। तो अगर हम, तुम मैथमेटिक्स तुम जानते हो और हम बोले कि मैथमेटिक्स जानते हो ना, हाँ, उसको इसी से करेंगे तो डेटाबेस बन जाएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। तो यही काम कॉर्ड जी किए, उन्होंने रिलेशनल मैथमेटिक्स को, रिलेशनल मैथमेटिक्स में तो सेट थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला जो एरिया है उसको यूज करके डेटाबेस वो एक्सप्लेन किए, डेटाबेस को वो बताए, डिस्क्राइब किए। और जब डेटाबेस डिस्क्राइब किए तो उसको बोलते हैं, चूंकि रिलेशनल मॉडल था, उसका काम था रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्यों कहते हैं कि रिलेशनल मैथमेटिक्स के आधार पे था। ठीक है, तुम लोग पढ़े होंगे सेट थ्योरी में कि सेट ए सेट बी दोनों में यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पढ़े हो? यस सर, यस ठीक है, उसका डोमेन होता है। Yes. ठीक, बिल्कुल उसी चीज को यूज करके वो डेटाबेस बना दी। उसका डेटाबेस का कंसेप्ट उन्होंने उसी चीज को यूज करके दिया। बस बहुत पहले, उसके पहले जो हियरार्किकल और नेटवर्क मॉडल और जो मॉडल सब था बहुत डिफिकल्ट मॉडल सब था। जब ये मॉडल आ गया तो बाढ़ लग गया DBMS का, सब DBMS बनाना शुरू करे। बोले कौन DBMS है? रिलेशनल वाला है, अच्छा ठीक है तो दे दो। ठीक है, तो जितना लोग तो हियरार्किकल और नेटवर्क, जितना वेंडर था जो हियरार्किकल और नेटवर्क वाला जो बना रहा था डेटाबेस, वो सब लोग रिलेशनल मॉडल बनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो अब पता चला कि हम फ्लिपकार्ट से कोई रिलेशनल मॉडल खरीदे, यूज करने के बाद देखे 7 दिन के अंदर उसको रिटर्न करने वाला था, यूज करने वाले हमको लगा अच्छा नहीं है, उसको रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो तुझे पूछे कि काहे रिटर्न किए, तो तुम बोले कि स्टार नहीं देखे थे सर, 3 स्टार था उसमें, अच्छा नहीं था तो RDBMS कह तो रहा था कि रिलेशनल है लेकिन ठीक नहीं था। पॉपुलैरिटी दूसरा अच्छा खरीदा नहीं। जाएगा, वो थोड़ा सा बेटर हुआ। उसके बाद उसको भी रिटर्न करके तीसरा खरीदा, तो अमित कुमार खरीदा तीसरा वाला, उसको बहुत बढ़िया था, 4.5 था उसका पॉइंट। कहने का मतलब ये कि जितना रिलेशनल मॉडल आ गया, सब रिलेशनल मॉडल कह रहा था, लेकिन रिलेशनल मॉडल कौन कितना था इसका डिसीजन कैसे लिया जाए, समझ रहे बात को? रिलेशनल मॉडल तब कॉर्ड ने कुछ रूल बताया, ये आइटम्स होंगे, उन्होंने रूल दिया,
ये रूल अगर फॉलो करता है आपका डेटाबेस, तब वो रिलेशनल मॉडल कहा जाएगा, तब वो रिलेशनल मॉडल कहा जाएगा। और उन्होंने टोटल 12 रूल दिए। ये 12 रूल किसी भी डीबीएमएस को आरडीबीएमएस बनने के लिए जरूरी है। समझ में आई बात? उसी 12 में से एक रूल ये भी था कि आपका डेटाबेस से हम डायरेक्टली क्यूरी करें, ऐसा प्रोविजन आपके डेटाबेस में होना चाहिए। हम प्रोग्राम के माध्यम से जाएं तभी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे बात को? प्रोग्राम के माध्यम से मतलब जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिखे थे ना, अब पता चला 1 नंबर में इंसर्ट डेटा, दूसरे नंबर में डिलीट डेटा, तीसरे नंबर में मॉडिफाई डेटा। हम प्रोग्राम को बोल रहे हैं कि प्लीज हमको इंटर करने दीजिए ना डेटा 1 नंबर, तो प्रोग्राम बोलेगा ठीक है, रोल नंबर बताओ, नाम बताओ, बैच बताओ, अब ओके बटन करो, हम इंसर्ट कर देंगे। ओके किए, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब हमको प्रोग्राम मालूम नहीं है, उसका मूड नहीं है, हमें इंसर्ट करना है, अभी मूड नहीं मेरा। ठीक है, मतलब प्रोग्राम नहीं रन कर पाया तो हम डेटा इंटर नहीं कर सकते हैं। अब तो मेरा डिपेंडेंसी प्रोग्राम पे है ना, तो गॉड ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटाबेस के साथ, डेटाबेस अगर आप बना रहे हैं रिलेशनल मॉडल का, तो आप एक लैंग्वेज आप डेवलप कीजिए जिससे कोई भी डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट हो सके, वो सारा काम कर सके जो डेटाबेस सपोर्ट करता है। ठीक है, तब यही आया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये सबसे पहले आईबीएम ने यूज करना शुरू किया था, और बाद में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का भी अलग अलग प्रकार हो गया। हम अगर मान लो किसी चीज का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है कि ऐसा ही होना चाहिए, और हम प्रोग्रामर हैं तब तो कुछ भी बना देंगे ना। तो मेरे डेटाबेस पे एसक्यूएल कुछ और तरह का है, और तुम्हारे डेटाबेस पे एसक्यूएल कुछ और तरह का है। तो मेरे कंपनी में काम करने वाला प्रोग्रामर तुम्हारे कंपनी में गया तो माथा ठोक लिया कि भाई यहाँ तो एसक्यूएल दूसरा तरह का चल रहा है, पहले कंपनी में ठीक थे हम। ठीक, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड बना कि एसक्यूएल भी इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो अब तुम माइस्क्यूएल देखोगे, फॉक्सट्रोट देखोगे, ओरेकल देखोगे, एक्सेस देखोगे, एसक्यूएल सर्वर देखोगे, सारा का सारा एसक्यूएल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो जो यहाँ जो तुम एसक्यूएल देखोगे, सीखोगे, वो एसक्यूएल तुमको डेटाबेस डीबी में जो पढ़ोगे फाइनल ईयर में, वहां भी काम आएगा। जब काम करने में जाओगे ओरेकल पे, एसक्यूएल सर्वर पे, वहां भी काम आएगा। सब का सब सेम है। ठीक है, ये क्योंकि कॉर्ड का रूल था, उनका दिया गया था कि आप अगर रिलेशनल डेटाबेस बना रहे हैं तो आपको एक लैंग्वेज होना चाहिए जिसके थ्रू आप डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सके। वैसे फॉक्सट्रो के पास बहुत सारा कमांड था जिससे हम बगैर प्रोग्रामिंग के, बगैर सॉफ्टवेयर के हम डेटाबेस इंटरैक्ट हो सकते थे ना। यूज करके खोल लेंगे, ब्राउज करके देख लेंगे, अपेंड करके डेटा डाल देंगे, एडिट करके उसको मॉडिफाई कर लेंगे। आपको सॉफ्टवेयर का क्या जरूरत है? नहीं ना Yes. जरूरत, बोलो ना कि नहीं है अभी तक हम लोग जितना कमांड यूज किए हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई प्रोग्राम सर। बनाया उसके लिए? नहीं बनाया। नो सर। हम लोग बगैर प्रोग्राम के सारा हम काम कर रहे थे। तो सॉफ्टवेयर, ये प्रोविजन सॉफ्टवेयर में पहले से था, लेकिन वो सारा का सारा कमांड फॉर्म में था, वो सारा का सारा कमांड्स के रूप में था। वो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं था। ठीक है, तब इसके बाद एसक्यूएल वाला जो फीचर था वो इसमें ऐड किया गया, और तब यही हो गया हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम किसी डेटाबेस में क्या क्या कमांड पढ़े? पहले क्रिएट टेबल किए थे, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे? क्रिएट टेबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए थे? डेटा इंटर किए थे, अपेंड किए थे, एडिट किए थे, डिलीट किए थे, ये सब काम किए थे। और उसमें से मोस्टली काम हमको एसक्यूएल कमांड के थ्रू फॉक्सट्रो हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्टेटमेंट में वो लिस्ट और ब्राउज वाला काम कर देते हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, हम क्वेरी करते हैं। क्वेरी मतलब क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना। बोले सर एक क्वेरी है, बोले बोलो, तो तुम सवाल पूछ दिए। ठीक है, तो हम डेटाबेस से क्वेरी करेंगे, डेटाबेस से क्वेरी करेंगे कि भाई उस सारे स्टूडेंट का लिस्ट दीजिए जो 50% से कम क्लास किया है। ठीक है, जिसका अटेंडेंस लेस देन 50% है उसका लिस्ट दीजिए। तो हम डेटाबेस से क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं ना, क्वेरी कर रहे हैं।
और क्यूरी के एवज में हमको रिटर्न क्या होगा, उन सारे महानुभाव का नाम जो 50% से कम क्लास किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो एक्चुअली एसक्यूएल जब बना था और जब आईबीएम इसको यूज करती थी तो उसने जो रखा था एसक्यूएल का नाम, उसने रखा था सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल के हो गया स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। और अगर एसक्यूएल पे कोई वीडियो देखोगे और कोई फॉरेनर का है, उधर साइड का है, यूएस का है, तो इसको बोलते हैं सिक्वल। एसक्यूएल को अगर प्रोनाउंस करोगे तो क्या करोगे, हम लोग तो अलग अलग बोल देते हैं ना, कैरेक्टर वाइज बोल देते हैं। हम लोग बोल देते हैं अल्फाबेट एसक्यूएल, अगर इसको अगर प्रोनाउंस करो एज अ वर्ड तो क्या पढ़ोगे, सिक्वल। ठीक है, तो सिक्वल ही बोला जाता है। सिक्वल बोलो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलो, एसक्यूएल बोलो, सब यही है। ठीक, तो सिलेक्ट हो गया हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज के लिए हो गया, और क्रिएट टेबल हो गया हमारा टेबल क्रिएट करने के लिए, और इंसर्ट हो गया जब डेटा उसमें अपेंड करेंगे उसके लिए। और Excuse me, डेटा sir. अपडेट करने का नहीं दिया गया है, या अपडेट करने के लिए मॉडिफाई क्यूरी दे दिया गया है। Hello, sir. हाँ, पढ़ लिए। सर गिरिंदर, मेरा डेटा खत्म हो गया सर, अटेंडेंस बना दीजिएगा। ओके, ठीक है, तो क्रिएट टेबल जो है वो कैसे क्रिएट होगा, इसको याद है तो बताओ, याद है किसी को? हाँ, ये केवल डेटाबेस का नाम और जो आपको छोटी ब्रैकेट में हमको जो जो फील्ड लेना होगा उनको लिख करके कॉमा के साथ सेपरेट करके उसको इंक्रीमेंट के साथ सिलेक्ट कीजिएगा। हम लोग जो फॉक्सट्रॉट में जो कमांड लिखते थे उसमें क्या करते थे, क्रिएट टेबल कमांड लिखते थे। ठीक है, क्रिएट और टेबल का नाम देते थे, और उसके बाद वो डायलॉग बॉक्स आता था, और डायलॉग बॉक्स में फील्ड नेम, डेटा टाइप, विड्थ, ये काम करते थे। अब ये सारा का सारा काम हमको लिख के करना है, वही सारा का सारा काम लिख के करना है। हम लोग कैसे करेंगे, हमको ऐसा करना है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, वहां लिखते थे क्रिएट एम्प्लॉय। तो हम दो थोड़ा सा वेरिएशन रखेंगे ताकि फॉक्सट्रॉट को समझ में आए कि एसक्यूएल कमांड लिखा जा रहा है कि नॉर्मल कमांड लिखा जा रहा है। अगर हम क्रिएट टेबल ना रखे क्रिएट एम्प्लॉय लिखते और ये सारा का सारा करते, या तो उस समय हमको एरर देता या तो अभी एरर देगा। तो टेबल थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कमांड को, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। और फॉक्सट्रॉट अपने मन से नहीं किया है, यही कमांड यूज होता है ओरेकल में भी। ओरेकल में भी क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और ऐसा ही लिखते हैं वहां भी, और हमारा टेबल वहां पे क्रिएट होता है। ठीक है, लोग ओरेकल खोल के दिखाएंगे लोगों को। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का टेबल हो गया, और पैरेंथेसिस ओपन करके सारा का सारा फील्ड लिखते हैं, सारा का सारा फील्ड और उसका डेटा टाइप और उसका विड्थ, कितना लेंथ चाहिए डेटा का वो, और कॉमा से सेपरेट करते हैं, और बाद में उसको बंद कर देते हैं। अंतर इतना ही है, यहाँ जहां तहां सेमीकोलन हम लोग दिए हैं, जैसे अगर कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी में दूसरे लाइन पे आ रहा है तो हम इसको सेमीकोलन दे दे रहे हैं। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटर प्रेस करोगे और ये कंप्लीट कमांड तो नहीं है, तो सॉफ्टवेयर एरर दे देगा, एरर देगा। तो उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, एरर मत दो, नीचे जा रहे लिखने के लिए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सेमीकोलन वहां पे लगा देते हैं। लेकिन अगर हम ओरेकल में लिख रहे हैं या सर्वर में लिख रहे हैं तो हर कमांड के लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ता है टर्मिनेट करने के लिए टाइम, जैसे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में लगाना पड़ता है, सी, जावा, सी प्लस प्लस, हर जगह हमको सेमीकोलन लगाना पड़ता है, वैसे ही यहाँ भी लगाना पड़ता है। लेकिन फॉक्सट्रॉट में सेमीकोलन की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे इंसर्ट वाला कमांड था, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दे देंगे, और यहाँ पे हमको किस किस फील्ड में इंटर करना है। अगर मान लो कि हमको इसे मात्र 4 फील्ड में करना है तो चारों फील्ड का नाम देना पड़ेगा, वैल्यूज लिख के उस चारों फील्ड का वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, अगर सारे फील्ड में इंटर करना है तब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसकी आवश्यकता नहीं है। मान लो टोटल 6 फील्ड था और 6 फील्ड में 6 डेटा हमको डालना है,
रोल नंबर भी डालना है, नेम भी डालना है, फादर्स नेम भी डालना है, बैच भी डालना है, फोन नंबर भी डालना है, पिन कोड भी डालना है। तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं थी, सीधे लिखेंगे इंसर्ट इन द एम्प्लॉय वैल्यूज, ब्रैकेट में सारा वैल्यू। ठीक है, कैरेक्टर वाला जो वैल्यू होगा वो सिंगल कोट्स में होगा और न्यूमेरिक वाला जो होगा बिना किसी कोट्स के होगा। फील्ड का वर्क करता है, फील्ड का वर्क करता है सिलेक्ट करने के लिए, क्या करता है? फील्ड का वर्क कर रहा है सिलेक्ट करने के लिए कि फिर हमको इनपुट करना है। फिर से बोलो। फील्ड का सर मतलब फील्ड में देते थे कि ये फील्ड हमको चाहिए डेटा जिसमें मतलब वैल्यू को एंटर करना सर फील्ड के लिए। हाँ, ये वाला, ये जो है EMPID ने वो है ना, सारे फील्ड को करना है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर तुमको किसी फील्ड को छोड़ना है और किसी को करना है तो सॉफ्टवेयर कैसे जाने कि तुम जो अभी नंबर जो डेटा दे रहे हो वो तुम्हारा नाम है कि फादर्स का नाम है? इट इज योर नेम और फादर्स नेम कैसे समझ में आएगा? ठीक है, अगर हम कम दे रहे हैं वैल्यू तो तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से फील्ड में डेटा इंटर करना है और उसी हिसाब की में पहला वाला यहाँ, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ठीक है, उसी रिस्पेक्टिवली वो डेटा हर फील्ड में सेट कर देगा। ठीक है, मॉडिफाई क्यूरी में क्या था? मॉडिफाई क्यूरी, अगर हम क्यूरी लिख के सेव कर दिए हैं फाइल में, क्यूरी लिख के फाइल में सेव कर दिए हैं और बाद में हम उस फाइल को बोल के क्यूरी रन करा लेंगे। समझो बात को। मान लो कि हम कोई सिलेक्ट कमांड लिखे, है ना, और दो फाइल का जो हम लोग सिलेक्ट ए और सिलेक्ट बी करके खोल रहे थे और ज्वाइन कर रहे थे, ज्वाइन नहीं, सेट रिलेशन कर रहे थे, उतना बड़ा काम हम कर रहे थे और यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या लिखना है? सिलेक्ट सब फील्ड का नाम ए डॉट बी डॉट बी डॉट फ्रॉम दोनों टेबल का नाम, एक का ए एक का नाम बी। ठीक है, और वेयर ए डॉट यूनिक की जो है ए डॉट की बराबर बी डॉट की कर देना है। मेरा बगैर कोई वर्क एरिया के सारा का सारा क्वेरी रन कर जाएगा। समझ में आई क्या बोले? ठीक है, तो अगर ये क्वेरी रन कर गया तो जब जब हमको करना पड़ेगा तब तक क्वेरी लिखना पड़ेगा ना। तो अच्छा आइडिया है कि इस क्वेरी को हम क्वेरी फाइल में सेव कर दें, क्वेरी फाइल में सेव कर दें और जब रन कराना पड़ेगा तो उस फाइल को रन करा देंगे तो क्वेरी रन हो जाएगा। ठीक, अब उस क्वेरी को, उस फाइल वाले क्वेरी को हमको मॉडिफाई करना है। उसके लिए क्या दिया गया है? RQB, रिलेशनल क्वेरी बाय एग्जांपल। RQB का दो फायदा है। पहला तो ये कि अगर आप कोई फाइल में क्वेरी रखे हैं उसको चेंज करना है, उसको बदलना है तो बदल सकते हैं। दूसरा, आपको अगर SQL लिखना नहीं आ रहा है, आपको नहीं आता है, आप स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं, तब क्या करना है? तब आपको वहां से खाली फील्ड सेलेक्ट करना है, वैल्यू सेलेक्ट करना है, टेबल सेलेक्ट करना है और फॉक्सट्रो आपके लिए क्वेरी लिख देगा। जैसे मान लो हम टेबल सेलेक्ट किए स्टूडेंट, ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट DBF सेलेक्ट करेंगे तो उसका सारा का सारा फील्ड वहां पे लिस्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे कि उसको रोल नंबर चाहिए तो रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, नेम सेलेक्ट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल ये सब सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सारा का सारा सेलेक्ट हो गया। अब हमको बोला कि किसको देखना है तो हम उसमें सेलेक्ट किए कि टोटल जो है जिसका टोटल 50% से एबव है, इतना काम कर दिए। और उसके बाद जैसे ही बोलेंगे सी क्यूरी तो दिखाएगा हमको सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा फिजिक्स कॉमा मैथ केमिस्ट्री टोटल वेयर क्लॉज लगा देगा, वेयर टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। ठीक है, तो हम क्या किए? हम सिर्फ अपना चॉइस सेलेक्ट किए थे, टेबल सेलेक्ट किए थे और उस टेबल का फील्ड सेलेक्ट किए थे और किस आधार पे फिल्टर होगा वो सेलेक्ट कर लिए थे। ठीक है, उसके आधार पे हमारा SQL रेडी हो गया। ठीक, जो हम लोग यहाँ लॉगिन बहुत लेट से किए हैं तो यहाँ जो टाइम दिखा रहा है वो कम दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारा SQL समझ में आ गया सबको? यस सर। रिलेशनल क्वेरी बाय एग्जांपल। रिलेशनल मतलब इसलिए कि रिलेशनल डेटाबेस का है, रिलेशनल डेटाबेस का क्वेरी है इसलिए रिलेशनल क्वेरी, और बाय एग्जांपल मतलब आप बात करके बता रहे हैं और हम लिख रहे हैं। ठीक है, चलो फिर ओके बाय बाय।
अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। और हमको लगता है कि ठीक है, अभी स्क्रीन वाला काम खत्म होने दो, फिर और बात करेंगे आगे। चलो ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं परसों। बंद करें, किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, वो बन जाएगा। देखो, ऑनलाइन अटेंडेंस उन्हीं का बनेगा जो सिमेज वाला ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, ठीक है। अगर तुम बगैर सिमेज.in डोमेन से लॉगिन नहीं करोगे तो उसका रिपोर्ट हमको जूम से नहीं मिलता है। हाँ, कोई जरूरत नहीं, तुम खाली ऑफलाइन वाला देख लेना, ठीक है।